सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन है उसकी परंपरा में हमने पढ़ा गारसद तासी को, जिसने इस्तवार देल्ला लिटरेचर एदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। उसके बाद में ठाकुर शिव सिंह सेंगर को पढ़ा, शिव सिंह सरोज लिखा। उसके बाद में हमने पढ़ा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिसका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद में हमने पढ़ा मिश्र बंधु विनोद। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा गया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही किया गया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा है, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया, वो सर्वोच्च स्थान है वो प्राप्त करता है। यानी इन सभी हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया, इसमें सबसे जो सर्वोच्च स्थान रखता है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 में लिखा गया। ये ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा गया और इसी को संशोधित करते हुए दूसरा जो संस्करण उन्होंने प्रकाशित करवाया वो 1940 में किया था। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित होता है और यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में एक ग्रंथ था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। यानी हिंदी साहित्य का विकास इस नाम से सबसे पहले ये प्रकाशित हुआ था 1929 में। उसके बाद में इसका नाम चेंज करके हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 किया गया। अब जो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये प्रकाशित हुआ था, तो जो हिंदी शब्द सागर है वो बाबू श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की उपज थी, जो हिंदी शब्द सागर है। और हिंदी जो शब्द सागर है इसके निर्माण में 3 विद्वानों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, हिंदी शब्द सागर है वो किसके मस्तिष्क की उपज थी, तो बाबू श्याम सुंदर दास की। लेकिन इसके निर्माण में 3 विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है हिंदी शब्द सागर के निर्माण में। वो है नंबर 1 बाबू श्याम सुंदर दास, दूसरे नंबर पे आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और तीसरा है रामचंद्र वर्मा। इन तीनों का हिंदी शब्द सागर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, उसमें कुल 1000 कवि है और यह हिंदी साहित्य का इतिहास विधेयवादी पद्धति से लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में प्रथम विधेयवादी इतिहासकार माने जाती है। यानी विधेयवादी पद्धति जिसमें इतिहास लिखा गया, वो पहले जो व्यक्ति है वो है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी के प्रथम विधेयवादी इतिहासकार माने जाते हैं। अब विधेयवादी पद्धति है क्या? वैसे तो इस पद्धति का एक वीडियो बनाया हुआ है, पहला वीडियो, उसमें बताया गया है हिंदी साहित्य क्या होता है, उसकी परिभाषा किस किस आचार्यों ने क्या दी है, और उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास जो लेखन किया जाता है वो लेखन किस पद्धति से किया जाता है। तो 4 पद्धतियां हैं वो मैंने बताई हुई है। लेकिन उन 4 पद्धतियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पद्धति है वो है विधेयवादी। विधेयवादी पद्धति होती है उस देश का जातीय साहित्य, यानी विधेयवादी पद्धति में उस देश का जातीय साहित्य, यानी कि राष्ट्र में जो साहित्य लिखा गया, जाति का मतलब यहाँ जाति नहीं है, जाति मतलब है यहाँ राष्ट्र में या देश में, तो उस देश का तत्कालीन परिवेश, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश और राजनीतिक परिस्थितियों से सीधे तौर पर प्रभावित होता है। यानी जो विधेयवादी पद्धति है उसमें कवियों के नामकर्म, जन्मकर्म, या यूँ कहें कि वहाँ की उस समय की परिस्थितियाँ क्या है, उस सभी का इसमें समावेश किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक कथन कहा है या इतिहास की परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की यानी जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। यानी जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति है उनके हृदय के परिवर्तन होता जाता है और उनकी सोच बढ़ती जाती है, तो उसी तरह का जो साहित्य लिखा जाता है वो भी क्या है, साहित्य परिवर्तन होता जाता है। तो ये जो परिभाषा है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सर्वप्रथम साहित्य इतिहास को आलोचना से पृथक किया, यानी पहला ये हिंदी साहित्य का इतिहास होगा जो आलोचना से पृथक किया गया और अपने विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया इन्होंने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जो 900 वर्षों का इतिहास है उसको 4 कालखंडों में विभक्त किया है। ये 4 कालखंड कौन से हैं देखिए। नंबर 1 वीर गाथा काल, नंबर 2 भक्ति काल, और नंबर 3 रीति काल, और नंबर 4 आधुनिक काल। इस तरह से वीर गाथा काल है उसको नाम दिया गया आदिकाल, और आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। उसके बाद में इनका भक्ति काल आता है, उसके बाद में रीति काल, फिर आधुनिक काल। देखिए वीर गाथा काल का नाम है आदिकाल, भक्ति काल का पूर्व मध्य काल, और रीति काल का उत्तर मध्य काल, और आधुनिक काल को बोलते हैं गद्य काल। इनकी समय सीमा देखिए, उन्होंने संवत में लिखा है तो 1050 संवत से 1375 विक्रमी संवत तक वीर गाथा काल को माना है। उसके बाद में भक्ति काल की सीमा उन्होंने बताई है 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक, और रीति काल की 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी संवत तक। उसके बाद में आधुनिक काल की सीमा मानी है 1900 से 1984 विक्रमी संवत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि मुंज कवि को माना है। मुंज जो कवि है उसे हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज को, और इस बात का समर्थन करते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी भी कहते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि है मुंज। शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में निम्न रचनाओं से सहायता ली है। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जब लिखा गया उस समय 1929 का समय था। उससे पहले कई इतिहास ग्रंथ लिखे गए तो उनसे उन्होंने प्रेरणा ली या उनसे कुछ सहायता ली है। वो 4 ग्रंथ कौन से हैं? तो ये प्रश्न बहुत बार आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें से किस कवि का इतिहास से उन्होंने सहायता नहीं ली है? तो इस तरह से ये प्रश्न बनता है। तो हमें ये चारों जो कवि है उनको याद करना है। तो मिश्र बंधु विनोद जो रचना है मिश्र बंधु की, उनसे उन्होंने कुछ सहायता ली है। इसके अलावा हिंदी कोविद रत्नमाला जो कि श्याम सुंदर दास की है, इनसे भी कुछ सहायता ली है। उसके बाद में कविता कौमुदी जो राम नरेश त्रिपाठी की रचना है, उसके ब्रज माधुरी सार यानी वियोगी हरि की रचना है। इन सभी से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में मदद ली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो रसवादी आचार्य माने जाते हैं। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, इनका जन्म आपको पता ही है 1907 में हुआ था। 1907 में कहाँ हुआ था? छपरा जिला बलिया उत्तर प्रदेश में। इनका जो बचपन का नाम है वो है बैजनाथ, और वैसे वास्तविक नाम है इनका व्योमकेश शास्त्री, और व्योमकेश दरवेश नाम से इन पर एक जीवनी लिखी गई है जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है व्योमकेश दरवेश जो जीवनी है वो किससे या किसके जीवन से संबंधित है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन से संबंधित। और ये जो जीवनी है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें आप हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। उसका पहला जो रचना है वो है हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में लिखी गई। उसके बाद में हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953 में। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको ये तीनों आपको याद करना है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। क्योंकि ये प्रश्न क्रम वाइज भी पूछ सकते हैं कि पहला कौन सा लिखा गया, उसके बाद में कौन सा लिखा गया, उसके बाद में कौन सा लिखा गया। तो क्रम वाइज इसको याद कर लीजिए। हिंदी साहित्य की भूमिका, उसके बाद में उद्भव और विकास, और उसके बाद में आदिकाल। काल विभाजन, उन्होंने हिंदी जो साहित्य है उसके काल विभाजन को 4 वर्गों में विभाजित किया है।
वही आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन जो समय सीमा है वो सभी ने अलग अलग मानी है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी समय मानते हैं 1000 ईस्वी से आदिकाल के समय, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और ये आदिकाल नाम इन्हीं के द्वारा दिया गया, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, इन्होंने आदिकाल कहा है। भक्ति काल उसकी समय सीमा मानी है 1400 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक, और रीतिकाल की समय सीमा मानी है 1600 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक, और आधुनिक काल की समय सीमा मानी है 1800 से 1952 ईस्वी तक। इसके बाद में बात करते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी का प्रथम जो कवि माना है वो माना है अब्दुल रहमान को। अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया है और उसके बाद में हिंदी साहित्य में जो उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में एक स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। तो फिर भी उनके शब्दों को या उनकी परिभाषाओं को अगर किसी ने तोड़ने के प्रयास किया है या उसके बारे में कुछ अलग लिखने का प्रयास किया गया है तो वो किया गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा। गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि संभवतः हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। तो वो कहना चाहते हैं कि गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं कि संभवतः है, जहाँ तक मैंने देखा है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अनेक धारणाओं का खंडन किया है। ये कहने वाले कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने किन्होंने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा, और आदिकाल को उन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात बनती है कि आदिकाल को उन्होंने अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग भी कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है। इन्होंने भक्ति काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो कथन है उसके संबंध में उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था भक्ति द्रविड़ लाए, इस मतलब कि भक्ति है उसकी जो स्थापना हुई है या शुरुआत हुई है वो दक्षिण से हुई है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो इसी का खंडन करते हुए, रामचंद्र शुक्ल का खंडन करते हुए वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यानी जरूरी नहीं है कि भक्ति आप जो कह रहे हो कि उस साइड से आई है, क्योंकि यहाँ भक्ति करने का मार्ग धीरे धीरे आक्रांताओं से, उनका मानना है कि भक्ति साउथ से दक्षिण थी आ रही है, क्योंकि भक्ति जो उपजी है उसका कारण है कि जो विदेशी आक्रांता आए थे उन्होंने जैसे ही भारत पर आक्रमण किया तो उनकी जो मनस्थिति है वो ईश्वर के प्रति प्रबल हो गई। वो ईश्वर को ही मानते थे कि ईश्वर हमें बचाएगा, और इसलिए भक्ति का उदय हुआ। इस तरह से करने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो वो कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि अगर भक्ति इस तरह से डर की वजह से आई होती तो भारत पर जो आक्रमण हुआ है, भारत पर जो आक्रमण हुआ है, भारत के अंदर जो आक्रमण हुआ है वो आक्रमण इस साइड से हुआ है, तो भक्ति पहले उत्तर भारत में आनी चाहिए थी, बल्कि दक्षिण में क्यों आई? इसलिए उन्होंने कहा है कि भक्ति काल के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन से संबंध में वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भक्तिकालीन साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इनके डर से भक्ति आई है, क्योंकि भक्ति अगर इनके डर से आई हुई होती तो भक्तिकालीन साहित्य वो यहीं से लिखा जाता पहले, लेकिन यहाँ से क्यों लिखा गया? फिर उसके बाद में खंडन करते हैं कि धार्मिक होने, क्योंकि जितने भी धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं उन सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनका खंडन कर दिया गया और उन्हें विशुद्ध साहित्य की श्रेणी से बाहर कर दिया गया उन धार्मिक ग्रंथों को। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं धार्मिक होने मात्र से कोई साहित्य विशुद्ध कोटि से बाहर नहीं किया जा सकता। ये धार्मिक होने का कारण वो साहित्य की विशुद्ध कोटि से बाहर नहीं किया जा सकता, उसका भी महत्व है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रसिद्ध कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके, और ये तुलसीदास की समन्वय भावना के आधार पर उन्होंने कहा है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके।
इन्होंने कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा है, यानी कबीर को वाणी का तानाशाही कहा है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय जो कवि है वो है कबीरदास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रिय कवि है तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उपन्यास है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है, तो आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिए। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा और अनामदास का पोथा, ये जो उपन्यास है ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के प्रमुख उपन्यास है। इन 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, इनको आप कंठस्थ कर लीजिए। इस तरह से हमारा जो आज का वीडियो है वो कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आगे मोटिवेट आप ही करने वाले हो। आप अगर अच्छा हमें मोटिवेट करेंगे तो हम आगे की वीडियो भी आपको उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।